दोस्तों, आज की कहानी है वान्या ससुराल जाते ही बदल दी अपने मरते हुए पति की जिंदगी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। जून का महीना था। सुबह के 8:30 ही बजे थे, परंतु धूप शरीर को चुभने लगी थी। दिल्ली महानगर की सड़कों पर भीड़ का सिलसिला जैसे उमड़ता ही चला आ रहा था। बसें, मोटरें, तिपहिया, स्कूटर सब एक दूसरे के पीछे भागे चले जा रहे थे। आंखों पर काला चश्मा चढ़ाए वान्या तेज कदमों से चली आ रही थी। उसे घर से निकलने में देर हो गई थी। वह मन ही मन आशंकित थी कि कहीं उसकी बस न निकल जाए। अब तो मुझे यह बस किसी भी तरह नहीं मिल सकती। अपनी आंखों के सामने से गुजरती हुई बस को देखकर वान्या ने एक लंबी सांस खींची। अचानक लाल बत्ती जल उठी और वान्या की बस सड़क की क्रॉसिंग पर जाकर रुक गई। वान्या भागकर बस में चढ़ गई और धक्का मुक्की करती हुई अपने लिए थोड़ी सी जगह बनाने लगी। उसने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई। बस की सारी सीटें भर चुकी थी। कहीं कहीं 2 की सीट पर 3 लोग बैठे थे। कोई और उपाय न देखकर वह भी बस में खड़े अन्य यात्रियों की कतार में खड़ी हो गई। बस में बैठे पुरुषों में से किसी ने भी उठकर उसे सीट देने की सहानुभूति न जताई। वान्या सोचने लगी, ठीक ही तो है। जब महिलाओं ने घर से निकलकर बाहर की दुनिया में कदम रखा है तो उन्हें अब अपनी सुकुमारता भी छोड़नी ही होगी। हरी बत्ती जल चुकी थी और बस ने क्रॉसिंग पार करके गति पकड़ ली थी। उफ, इतनी गर्मी और ऊपर से यह भीड़। वान्या पर्स से टिकट के पैसे निकालते हुए बुदबुदाई। वह अपने आप को संभाल भी नहीं पाई थी कि बस अचानक एक और मुड़ी। बस के मुड़ने के साथ ही वान्या सामने की सीट पर बैठे पुरुष यात्रियों के ऊपर जा गिरी। किसी तरह उसने पर्स से पैसे निकालकर टिकट खरीदा और बस की छत में लगे पाइप को मजबूती से पकड़कर खड़ी हो गई। पड़ोसिन ने एक दिन व्यंग कसा था, नौकरी करने में कितना आनंद है। प्रतिदिन अच्छी अच्छी साड़ियां पहनना और सुबह सुबह बन सवर कर शहर को चल देना। उन्हें तो मेरा सिर्फ बनना संवरना ही नजर आता है। बसों में भीड़ के बीच इस तरह पिचके रहना और घंटों हाथ ऊपर करके खड़े रहना नजर ही नहीं आता। उस पर सारा दिन शिशु सदन में बड़े बच्चों की चिंता अलग से रहती है। वान्या अपने विचारों में खोई हुई थी कि अचानक उसने अपने ऊपर कुछ भार सा महसूस किया। पलट कर देखा तो एक महायस भीड़ का फायदा उठाकर अनावश्यक रूप से उसके ऊपर झुके जा रहे थे। जरा सीधे खड़े रहिए, वान्या खिसियाते हुए बोली। बस ने गति पकड़ ली थी और इसके साथ ही वान्या के मन की परतें भी उखड़ने लगी। आज तो कपड़े धोकर सूखने के लिए डालना ही भूल गई। सारे कपड़ों में सिलवटें पड़ गई होंगी और शाम को जाकर उन्हें फिर से पानी में निकालना पड़ेगा। सुबह सुबह काम का इतना तूफान मचा होता है कि कुछ होश ही नहीं रहता। बिस्तर से उठते ही सबसे पहले पानी का झमेला। इसी बीच पति की चाय की फरमाइश। नौकरी पेशा महिलाओं की जिम्मेदारियां तो दोहरी हो गई, परंतु पुरुषों की जिम्मेदारियां वहीं की वहीं रह गई। शायद पुरुष यह सोचते हैं कि जब औरत में इतनी सामर्थ्य है कि वह घर का कामकाज संभालने के साथ बाहर का भी कर सकती हैं, तो क्यों ना उसके सामर्थ्य का सदुपयोग किया जाए। वान्या जरा बाहर देखना, शायद समाचार पत्र आ गया होगा। अक्षत ने बिस्तर से लेटे लेटे ही आवाज दी ही। सोनू और लबी अभी सोकर नहीं उठे थे, उसे ही समाचार पत्र लाने के लिए बाहर भागना पड़ा था। वह चाय का घूंट भी नहीं ले पाई थी कि उसकी काम वाली आ गई थी। फिर तो सारे काम छोड़कर वह माया रानी की सहायिका बनकर उसके पीछे पीछे घूमती रही। माया रानी को बर्तन धोने हैं तो पानी गर्म करके वह दे, झाड़ू मारनी है तो सोफा टेबल वह खिसकाए, माया की बच्ची रोए तो उसे भी चुप कराए। फिर माया रानी का काम समाप्त होने पर उसे चाय बनाकर पिलाए। उसे दफ्तर के लिए देर माया के कारण ही हुई थी। वान्या चिल्लाती रही, माया जल्दी चाय पी ले, मुझे दफ्तर को देर हो रही है। पर वह बालकनी में बैठी अपनी 2 वर्षीय बेटी
कमली को खिलाने में लगी थी। तू यहाँ क्या कर रही है माया? अभी कमरे में पोछा लगाना बाकी है। आवाज़ सुनते ही वह हड़बड़ा कर उठी थी और पोछा लगाने के लिए चल पड़ी थी। वान्या सोनू के टिफिन में सैंडविच डालकर लवी की शिशु सदन की टोकरी तैयार करने लगी थी। दूध की बोतल बदलने के लिए फ्रॉक, बिस्कुट, फल आदि सब कुछ उसने ध्यान से टोकरी में रख दिया था। अब सिर्फ लवी को दलिया खिलाना बाकी था। उसने अक्षत को आवाज़ दी, सुनो जी, जरा लवी को दलिया खिला देना। मैं सोनू की कमीज में बटन टाँक रही हूँ। वान्या, तुम मुझे प्रतिदिन दफ्तर के लिए देर कराती हो। अभी मुझे स्वयं भी तैयार होना है। सोनू को बस तक छोड़ना है। शिशु सदन का नाम सुनते ही वान्या की 3 वर्षीय बेटी लवी बिफर पड़ी थी। मैं नहीं जाऊंगी वहाँ। लवी का यह रोना धोना और फिर उसे मनाना उसका प्रतिदिन का काम था। 10-15 मिनट का समय तो इसी में निकल जाता है। वान्या लवी के आंसू पोंछकर उसे पुचकारने लगी थी। मैं तो कहता हूँ वान्या, तुम यह नौकरी छोड़ दो। मेरा वेतन अब इतना तो है ही चुका है कि मैं तुम्हारी नौकरी के बिना भी घर का खर्च चला सकता हूँ। अक्षत ने गुसल खाने में जाते जाते कहा था। शायद अपनी लाडली बेटी को रोता हुआ देखकर उसका हृदय द्रवित हो उठा था। तुम्हारी यह बेटी जरा सा रोई नहीं कि तुम तुरंत मेरी नौकरी छुड़वाने के बारे में सोचने लगते हो। याद नहीं तुम्हें कितनी मुश्किलों से मिली है मुझे यह नौकरी? वान्या अक्षत को बीते दिनों की याद दिलाने चाहती थी। अक्षत को कार्यालय के लिए देर हो रही थी। वह नहाने के लिए गुसल खाने की ओर चला गया और वान्या सोचती रही, कितने पापड़ बेले हैं इस नौकरी को पाने के लिए, और आज 4 पैसे घर में आने लगी हूँ, तभी तो थोड़ा सलीके से रह पा रहे हैं। इस नौकरी के पहले तो न उनके पास ढंग से कपड़े लत्ते होते थे और न ही कोई कीमती सामान। उसे तो सिर्फ 2-4 साड़ियाँ में ही गुजारा करना पड़ता था। बेचारे सोनू के पास तो केवल 2 ही स्वेटर हुआ करते थे। अक्षत के पास एक स्कूटर तो क्या साइकिल भी नहीं हुआ करती थी। बस स्टॉप तक पहुंचने के लिए उन्हें काफ़ी दूर तक पैदल चलना पड़ता था। उन दिनों प्रतिदिन रिक्शे का भाड़ा तो देने की सामर्थ्य नहीं थी उनमें। एक बच्चे को भी वह पूरा पौष्टिक आहार नहीं दे पाती थी। नहीं, कभी नहीं छोड़ूंगी मैं यह नौकरी। वान्या सोचते सोचते मुखर हो उठी थी। ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा अक्षत उसे तिरछी नज़रों से देख रहा था। शायद वह वान्या की मनोस्थिति को समझने की कोशिश कर रहा था। वान्या सोनू को नाश्ते के लिए आवाज़ लगाकर उसका बैग स्कूटर पर रखने लगी थी। अक्षत ने स्कूटर स्टार्ट किया तो उसने स्कूटर के पीछे बैठे सोनू के सिर पर प्यार से हाथ फेरा। 10 वर्षीय सोनू समय से पहले ही इतना गंभीर हो गया था। वान्या को ऐसा लगता जैसे वह अपराधिनी है। उसने ही अपने बच्चों से उनका बचपन छीन लेने का अपराध किया है। वह ख्यालों में खोई हुई दूर तक जाते हुए अक्षत के स्कूटर को देखती रही। अचानक उसे ध्यान आया, अभी तो कमरे में फैला सारा सामान समेटना है। वह भागकर ऊपर आई। उसने एक दृष्टि पूरे कमरे में दौड़ाई। बिस्तर पर गीला तौलिया पड़ा था। उसने तौलियों को निचोड़कर बालकनी में फैला दिया। वान्या ने बिजली की गति से भाग कर सामान समेटना शुरू किया। सभी वस्तुओं को यथास्थान रखने में उसे कम से कम 10 चक्कर लगाने पड़े। नाश्ते का निवाला निकलते निकलते उसे ध्यान आया, कहीं माया रानी गुसल खाने की बाल्टी खाली तो नहीं कर गई। वान्या ने स्नान घर में जाकर देखा तो बाल्टी सचमुच ही खाली पड़ी थी। अब तो पानी भी जा चुका था। वह गुस्सा पीकर रह गई। अभी उसे तैयार भी होना था। घड़ी की सुइयों पर नजर गई तो हड़बड़ाकर अलमारी में से साड़ी निकालने लगी। लवी को शिशु सदन में छोड़ते हुए समय वान्या का मन बहुत विचलित हो गया था। उसकी सोच जारी थी, आखिर क्या दे पा रही है वह अपने बच्चे को इस नौकरी से। इस उम्र में जब उन्हें उसके प्यार की ज़रूरत है तो वह उन्हें छोड़कर दफ्तर चली जाती है, और शाम को जब थकी हारी घर लौटती है तो उन्हें दुलारने पुचकारने का उसके पास समय नहीं होता।
आखिर इस नौकरी से उसे मिलता ही क्या है। सुबह से शाम तक की भाग दौड़, जीवन स्तर बढ़ाने की होड़, और इस होड़ में कुछ भी तो नहीं बचा पाती वह अपनी आमदनी का। जब वह नौकरी नहीं करती थी तो उसका काम 4-5 साड़ियों में ही चल जाता था, लेकिन कार्यालय के लिए अब 10, 15, 20 साड़ियों भी कसे पड़ती हैं। वर्ष में 2-3 जोड़ी चप्पलें घिसी जाती हैं, ऊपर से पाउडर, क्रीम, लिपस्टिक का खर्च अलग से। पति पत्नी दोनों कमाऊ हो तो ससुराल वालों भी कुछ ज़्यादा ही अपेक्षा करते हैं। वह तो बस सुख सुविधा के साधन जुटाने की मशीन बनकर रह गई है और दिन रात पिस रही है। इसी चक्की में पारिवारिक स्नेह और प्यार की जगह अब टीवी और स्टीरियो ने ले ली है। किसी को एक दूसरे से बात करने तक की फुर्सत नहीं है। उप नहीं करूँगी मैं ऐसी नौकरी। वान्या के होठों से कुछ अस्फुट स्वर निकल पड़े। आसपास की संवरियों ने उसे चौंक कर देखा तो उसकी विचार तंद्रा रुकी। अब उसकी आंखें बस की खिड़की से कहीं दूर कुछ तलाश रही थी। उसे फैसला करने में 4-5 दिन लगे। साथ काम करने वाली महिलाओं ने विरोध किया, क्या मियाँ की पैर की जूती बनकर रहोगी? चटक मटक बीना ने कहा, लीना का पति रोज उससे झगड़ता था। उसने पिछले 3 साल से अलग मकान ले रखा है। हमारे पास इतनी दौलत कहाँ कि नौकरी छोड़ सके, यह सरोज का कहना था। कांतिहीन चेहरे वाली सरोज घर और दफ्तर के बीच पिस रही थी। वान्या को दोनों की सलाह में स्वार्थ नजर आया, फिर भी उसने जी कड़ा करके त्याग पत्र दे दिया। 2-4 दिन घर पर बेफिक्री से बीते। ढेरों काम थे, रसोई सड़ी हुई थी। पहले घर में डिब्बा बंद सामान ही खाया जाता था, अब वह खुद बनाने लगी। बेटी भी अपसंयत होने लगी। 7-8 दिन बाद अक्षत बोला, मैं 4 दिनों के लिए टूर पर जा रहा हूँ, तुम्हें दिक्कत तो ना होगी?